तारीख थी 22 फरवरी 2026, सुबह का वक्त। मेक्सिको का एक छोटा सा खूबसूरत पहाड़ी शहर है टपाल्पा। अपनी पत्थर की सड़कों और टूरिस्टों की दुकानों के लिए मशहूर। देखने में एकदम शांत, लेकिन उस सुबह वहां कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। शहर के ठीक बाहर घने जंगलों के बीच बने एक कैबिन में दुनिया का सबसे खूंखार और रहस्यमयी ड्रग लॉर्ड। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? सब कुछ बहुत ही तेजी से हुआ। देखिए, 20 फरवरी को मेक्सिकन इंटेलिजेंस को एक टिप मिली। उन्होंने एल मेंचो के एक पार्टनर को ट्रैक किया और बस लोकेशन मिल गई। अगले दिन वो पार्टनर तो वहां से निकल गई, लेकिन एल मेंचो वो वहीं था। और फिर 22 फरवरी की सुबह सूरज निकलने से ठीक पहले मेक्सिकन स्पेशल फोर्सेस ने धावा बोल दिया। एल मेंचो बुरी तरह घायल हुआ। उसे हेलीकॉप्टर से मेक्सिको सिटी ले जाया जा रहा था, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। एक जबरदस्त गोलीबारी और उसके बाद वो आदमी जिसके सिर पर $5 मिलियन का इनाम था, आखिरकार पकड़ा गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल में उसकी मौत ने तो मेक्सिको में हिंसा की एक ऐसी आग लगा दी जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। तो आखिर ये एल मेंचो था कौन? कैसे बन गया उसका कार्टेल इतना ताकतवर कि सिर्फ उसकी मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया? चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है साल 1966 से। जगह है मेक्सिको का मिशोआकन राज्य, एक ऐसा इलाका जो उस वक्त गरीबी और बेबसी से जूझ रहा था। और यहीं इसी माहौल में जन्म हुआ नेमेसियो ओसेगुएरा सर्वांतेस का, वो नाम जिसे दुनिया बाद में एल मेंचो के नाम से जानने वाली थी। उसका परिवार एवोकेडो की खेती करता था। घर के हालात ऐसे थे कि परिवार का हाथ बटाने के लिए उसे सिर्फ 5वीं क्लास के बाद ही स्कूल छोड़ना पड़ा। शुरुआत तो खेती से की, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि ज्यादा पैसा कहीं और है, और वो अवैध मारिजुआना के खेतों की रखवाली करने लगा। फिर 1980 के दशक में एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद में वो अमेरिका चला गया। लेकिन वहां उसे उम्मीद नहीं मिली, जुर्म की दुनिया। नतीजा 1992 में हेरोइन बेचने के जुर्म में सजा, और 1997 में उसे वापस मेक्सिको डिपोर्ट कर दिया गया। अब यहाँ कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। मेक्सिको वापस आकर वही सजायाफ्ता ड्रग डीलर एक पुलिस ऑफिसर बन गया। जी हाँ, उसने पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली और सिस्टम के अंदर रहकर उसने इसकी सारी कमजोरियों, सारे भ्रष्टाचार को बहुत करीब से देखा और समझा। उसने देखा कि सिस्टम कैसे काम करता है। अधिकारियों के पास सिर्फ 2 ही रास्ते होते थे, प्लाटा ओ प्लोमो, मतलब या तो चांदी यानी रिश्वत ले लो, या फिर प्लोमो यानी सीसा, गोली खाओ। बस उसने इसी डर को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। धीरे धीरे वो मिलेनियो कार्टेल में ऊपर चढ़ता गया। लेकिन असली खेल शुरू हुआ 2010 में, जब कार्टेल के लीडर मारे गए। मौके का फायदा उठाकर उसने अपना खुद का ग्रुप बना लिया, जिसका नाम था कार्टेल जलिस्को नुएवा जेनरेशन, शॉर्ट में कहें तो CJNG। एक ऐसा संगठन जो बेरहमी और काम करने के तरीके दोनों में सबसे आगे था। CJNG कितना ताकतवर था, इसका अंदाजा सिर्फ एक घटना से लगा सकते हैं। उन्होंने एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर को रॉकेट लॉन्चर से हवा में ही उड़ा दिया। सोचिए, ये सरकार के खिलाफ एक खुली जंग का ऐलान था। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पाब्लो एस्कोबार के बाद किसी भी ड्रग लॉर्ड ने सरकार को इतनी बड़ी, इतनी सीधी चुनौती नहीं दी थी। और जाहिर है ये ताकत आती थी पैसे से। एक अनुमान के मुताबिक CJNG के पास $20 बिलियन, जी हाँ, $20 बिलियन से भी ज्यादा की दौलत थी। और ये सब मुमकिन हुआ एक बिल्कुल नए और कहीं ज्यादा मुनाफे वाले बिजनेस मॉडल की वजह से। तो क्या था ये मॉडल, और ये दूसरों से अलग कैसे था? देखिए, पुराने कार्टेल कोकेन और हेरोइन जैसे ड्रग्स पर टिके थे, जिसके लिए उन्हें किसानों पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन एल मेंचो का CJNG वो सिंथेटिक ड्रग्स का खेल खेल रहा था, मेथ और फेंटानिल। उन्हें बस चीन से केमिकल मंगवाने थे और वो खुद ड्रग्स बना सकते थे। मतलब कोई निर्भरता नहीं। ये एक ज्यादा मुनाफे वाला और पूरी तरह से आत्मनिर्भर मॉडल था। और उनका स्टार प्रोडक्ट था फेंटानिल, एक ऐसा सिंथेटिक ओपियोइड जो हेरोइन से 50 गुना ज्यादा ताकतवर है। इतना खतरनाक कि इसकी सिर्फ 2 मिलीग्राम डोज भी जान ले सकती है। और प्रॉफिट
जरा सोचिए, एक गोली जिसे बनाने में 10 सेंट का खर्च आता है, वो बाजार में $30 तक में बिकती है। ये मुनाफे का एक अलग ही लेवल था। लेकिन देखिए, एल मेंचो की कहानी सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है। वो अकेला नहीं था। सच तो ये है कि वो मेक्सिको और अमेरिका दोनों देशों के सिस्टम की बड़ी बड़ी नाकामियों का एक नतीजा था। मेक्सिको की बात करें तो वहां भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी थीं। PRI पार्टी ने 70 साल राज किया और इस दौरान एक प्लाजा सिस्टम बन गया। मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां अधिकारी रिश्वत लेकर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को अनदेखा करते थे। फिर जब वॉर ऑन ड्रग्स शुरू हुई तो उसका उल्टा असर हुआ। जब भी कोई एक बड़ा किंगपिन मारा जाता तो उसकी जगह भरने के लिए कई छोटे छोटे और ज्यादा हिंसक गैंग खड़े हो जाते थे। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि अमेरिका ने भी जाने अनजाने में इन कार्टेल्स को और मजबूत कर दिया। 1980s के दशक में CIA ने विद्रोहियों को कार्टेल की ही जमीन पर ट्रेनिंग दी। 1994 में नाफ्टा ट्रेड समझौता हुआ जो ड्रग्स के लिए एक हाईवे जैसा बन गया। और सबसे चौंकाने वाली बात, कार्टेल्स के 70% हथियार अमेरिका से ही आते हैं। ऑपरेशन फास्ट एंड फ्यूरियस जैसे फेल ऑपरेशंस ने तो 2000 से ज्यादा बंदूकें सीधे कार्टेल के हाथों में पहुंचा दी। तो चलिए वापस आज के वक्त में आते हैं। एल मेंचो तो मर चुका था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके कार्टेल CJNG ने पूरे मेक्सिको में आतंक का एक नया दौर शुरू कर दिया। एक सोची समझी संगठित हिंसा जिसने हर तरफ तबाही मचा दी। वे किस हद तक चले गए इसका अंदाजा लगाइए। उन्होंने अपने ही देश के हर एक सैनिक के सिर पर इनाम रख दिया। एक साथ 20 राज्यों में हमले किए गए, गाड़ियां जलाई गईं, हाईवे ब्लॉक कर दिए गए। ये अपने ही देश के खिलाफ एक खुली जंग थी और कुछ नहीं। और यही तो सबसे दुखद सच्चाई है। इतिहास हमें बार बार यही दिखाता है कि जब भी आप किसी एक बड़े किंगपिन को हटाते हैं तो उसकी जगह लेने के लिए एक खूनी जंग छिड़ जाती है। नतीजा, हिंसा पहले से भी ज्यादा बढ़ जाती है। एक को हटाने से प्रॉब्लम अक्सर और बड़ी हो जाती है। आज की तारीख में एल मेंचो का बेटा और पत्नी दोनों जेल में हैं। उसकी जगह कौन लेगा ये किसी को नहीं पता। और इसी अनिश्चितता के बीच मेक्सिको 2026 में फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करने जा रहा है।